राइट, सो आज हमें स्टार्ट करना था फ्रॉम सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। तो इस टॉपिक पे किसी के पास कोई क्वेश्चन है क्या, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज पे? हाँ, एक क्वेश्चन है। सैटेलाइट कैसे काम करेगा ये? में हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ वॉइस रॉय, आप कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। हाँ, तो जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज होता है सबसे पहले तो ये क्या मतलब इसकी लेटेंसी क्या रहती है, हाई रहती है या लो रहती है? वो थोड़ा रिलेटिव हो जाएगा। अगर हम जो नॉर्मल या कन्वेंशनल सिस्टम की बात करें, जैसे डीएसएल जो होता है उससे ये फास्टर रहेगा, मतलब लेटेंसी उससे कम रहेगी। बट अगर हम बात करें ऑप्टिक फाइबर की, तो उससे लेटेंसी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है ऑप्टिकल फाइबर केबल से। तो थोड़ा रिलेटिव है, बट ओवरऑल जनरली इसको फास्ट कंसीडर किया जाता है कि कम लेटेंसी वाला होगा। लेटेंसी राइट। ज्यादा रहेगी, coverage कम रहेगा, कुछ ऐसा सीन है ना। ऊपर वाले हम जियो जियो सिनक्रोस में डाल देते तो कवरेज हो रहा था बट स्पीड नहीं आ रही थी, इसलिए करके ना कुछ इसका ऐसा सीन। हाँ, मतलब ऐसा यूनिवर्सल नहीं है कि सबसे कम लेटेंसी इसमें है। लेटेंसी कम जरूर है, लेकिन ऐसा कहना कि सबसे कम लेटेंसी है वो चीज़ गलत हो जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर में इससे भी कम लेटेंसी देखने को मिलेगी। बाकी वो वाला पॉइंट सही है कि जो पहले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में था उससे बेटर हमें मिल सकता है लो अर्थ लेटेंसी। ऑर्बिट। हाँ, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। श्योर श्योर। हाँ, तो इसको लो तो अर्थ में डाल दें हम लोग तो ये वेदर वेदर से इम्पैक्ट करेगा इस चीज को या नहीं करेगा? हाँ हाँ, करेगा ना। वेदर इम्पैक्ट करेगा। मतलब बिल्कुल सर बिल्कुल। ये काम कैसे करेगा? जैसे डिश टीवी एंटीना उसी हिसाब से काम करेगा ना मेरे हिसाब से तो। हाँ, ये इन्फोग्राफिक दिया हुआ है ना, तो इसमें एक इंटरनेट नहीं सर्विस प्रोवाइडर होगा। वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगा एंड सैटेलाइट डायरेक्टली यूजर के पास जो एंटीना है उससे कम्युनिकेट करेगा एंड फिर उसको वो इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा। एंड ये सिस्टम जो है ये किसी एक्ट के द्वारा गवर्नड है क्या इंडिया के अंदर? नो सर। केबल नेटवर्क एक्ट है क्या? नहीं। इसके इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंडर उसको लाइसेंस दिया जाएगा, जो सैटेलाइट यूज़ करने वाले उनको। करेक्ट, ये तीसरी लाइन में ही, तीसरी चौथी लाइन में ही ये चीज एक्सप्लेन करा हुआ है कि सेक्शन 4 है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का, उसके थ्रू लाइसेंस लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर, टेलीकम्युनिकेशन से, और फिर ही ये जो पूरा सिस्टम है ये वर्क कर सकता है इंडिया में, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ये यस सर, मतलब ये जो जेमिनी है सर, जेमिनी थोड़ा मतलब इसी की जैसे वर्क करता है ना सिम। जेमिनी? हाँ सर, अपना गगन इनेबल्ड मरीन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन है जो। वो इंटरनेट थोड़ी है, वो तो एक रेडियो फोरकास्ट सिस्टम है ना, मतलब वो तो वन वे सिस्टम है। इट्स नॉट टू वे सिस्टम, मतलब हम यहाँ इंटरनेट की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट है, वो इट्स लाइक रेडियो। ठीक है, कि अगर ओशन से रिलेटेड फोरकास्ट, क्योंकि जितने भी सर फिशरमैन बट होते हैं। हम्म, सर बोलो। बट उसमें ये सिस्टम तो है ना कि मतलब वॉइस वॉइस का सिस्टम, भेजने का सिस्टम है, क्योंकि जो फिशरमैन होते हैं वो काफी लंबी दूरी तक से सी में चले जाते हैं, तो उनको मतलब इन्फॉर्म करने के लिए, उनसे मतलब कांटेक्ट हाँ, बनाने के तो लिए वो सिग्नल। सिर्फ एक रिसीवर है, वो कम्युनिकेशन सेंड नहीं करता, वो सिर्फ रिसीव करता है। इट्स लाइक रेडियो, नॉट अ मोबाइल फोन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है श्योर सर। जेमिनी और इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के बीच में। ठीक है, ओके तो ओके सर, वो, थैंक यू। हाँ, बट आइडिया यही है कि गगन जो है हाँ उसके ऊपर ही बेस्ड है वो। ठीक है, एंड गगन हाँ। कैसे बना है, मतलब गगन के पीछे क्या क्या स्टोरी है, कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज यस सर गगन? बिल्कुल। गगन ये एरोप्लेन के लिए, मतलब लैंडिंग के लिए जो चाहिए होता है नहीं सर, उसके लिए शायद ना। नेविगेशन। जीपीएस जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इसका नाम है, और ये मेनली गगन का, मेनली इसरो और एआई ने इसको मतलब क्रिएट करा है, और ये मेनली कवर करता है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को भी कवर कर सकता है। और इसमें मेनली काफी सारे जैसे जी सेट 10, जी सेट 8 और जी सेट, मतलब काफी सारे उपग्रहों का यूज करके
मतलब जीपीएस की भांति अपन लोग ये डेवलप कर रहे हैं। इसका मेनली टारगेट ये है, मतलब इसमें एक मास्टर कंट्रोल सेंटर होगा, उससे ये सारे जो भी सैटेलाइट होंगे वो सिग्नल का मतलब सेंड करेंगे और सारी की सारी जानकारी लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। जिस प्रकार से यूएस का वास है, यूरोपियन एजेंसी का इग्नोस है, जापान का एमएसएएस, ये सारे मतलब गगन जैसे ही हैं जो हाँ हाँ, मतलब मतलब जो ये स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट के लिए है कि नेविगेशन सिस्टम टू असिस्ट एयरक्राफ्ट, मतलब लैंडिंग एक प्रॉपर इंडियन एयर स्पेस में होनी चाहिए, उसके लिए करेक्ट एक करेक्ट गगन। मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना, जैसे वो एक मूवी है धमाल करके, तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाला पूरा बताता है कि हाँ प्लेन को ऐसे ऐसे लेके आओ। तो वो कैसे बता पाता है, उसको प्लेन की लोकेशन पता होती है, तो ये बेसिकली वो प्लेन को लोकेट करने वाला सिस्टम है। तो वो ये चीज याद रखना, जीपीएस जो कि यूएस का है, उसको इंडिया ने अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया है, एंड तब उसका जो नाम है वो गगन पड़ा है। तो इसरो और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने मिलकर इसको बनाया गगन को, ठीक है। और जेमिनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, उसने वो अपने इनिशिएटिव के अंदर डेवलप कराया है, ठीक है। नाविक के बारे में कोई बता सकता है क्या, व्हाट इज नाविक? जी सर बिल्कुल। मेनली सर नाविक IRNSS जो हमारी उपग्रह उनका यूज करके ये नाविक को डेवलप किया गया है। और इसका मेनली टारगेट ये है कि जैसे जो नेविगेशन होता है, नेविगेशन को कंट्रोल करना और नेविगेशन को बेटर करना, जिसमें मेनली हमारी जैसे कंडीशन, जैसे अर्थ की जो भी मतलब जैसे पहाड़ हो गया, जल वाटर कहाँ है, मिनरल्स वगैरह कहाँ है, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म थोड़ा सा ये करेगा। और मेनली रीजनल नेविगेशन के लिए इसका यूज किया जाएगा। और इसमें मेनली 4 जियो सिंक्रोनस एंड 3 जियो स्टेशनरी उपग्रह, मतलब कुल इसमें 7 सैटेलाइट है, इसमें 4 जियो सिंक्रोनस एंड 3 जियो स्टेशनरी में यूज होंगे। और ये मेनली यूपीएससी ने शायद 2017 में पुट भी किया था कि मतलब ये कितना रीजन कवर करता है। तो ये 1500 किलोमीटर का रीजन कवर करता है, बट यूपीएससी ने लगभग 7000 किलोमीटर बोल दिया था, तो वो कोड गलत था। 55 बोल। करेक्ट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाउंड्री में 1500 किलोमीटर और एरिया जो है वो कवर करता है ये नाविक सैटेलाइट। और 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टेलेशन सिस्टम है, जिसमें से 3 जियो स्टेशनरी है, 4 जियो सिंक्रोनस है। तो कोई डिफरेंस बता सकते हैं जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में, क्या डिफरेंस होगा? श्योर सर। जियो सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि सर, और जियो स्टेशनरी मतलब कि जो अपना अर्थ के साथ सिंक होके जो रहता है, मतलब सेम जैसा अर्थ जितने टाइम में रोटेट करेगी उसी टाइम में वो रोटेट करते हैं, तो वो जियो सिंक्रोनस हो जाता है। और जो थोड़ा सा अर्थ से डिस्टरबेंस करके जो थोड़ा सा उपग्रह मतलब सैटेलाइट होता है, तो उसे जियो स्टेशनरी के तौर पे देख लेते हैं अपन। और जियो स्टेशनरी आई थिंक इक्वेटर के अलोंग होता है ना, और जियो सिंक्रोनस थोड़ा इंक्लाइन होता है। श्योर श्योर। और जो अर्थ के साथ में रोटेट होता है वो जियो स्टेशनरी होता है ना? दोनों ही रोटेट होते हैं अर्थ के साथ में ही, लेकिन डिफरेंस बस यही होता है जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में, कि जियो स्टेशनरी जो है वो इक्वेटर के साथ 0 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, मतलब बिल्कुल भी इंक्लाइंड नहीं होता, वो इक्वेटर के अलोंग परफेक्टली अलाइंड होता है, ठीक है। लेकिन जियो सर सिंक्रोनस जो है वो कुछ डिग्री के एंगल के साथ इंक्लिनेशन में देखने को मिलेगा। सर मतलब बट ये सर जो सन सिंक्रोनस होते हैं ना, जैसे जो लैग्रेंजियन पॉइंट पे अपन मतलब जो 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, तो जो सन सिंक्रोनस को सेट करने के लिए सर लैग्रेंजियन पॉइंट का यूज होता है ना? नहीं, वो लेग्रेंजियस पॉइंट अलग चीज है, कॉन्सेप्ट ही अलग है वो। उसमें बेसिकली हम लोग एक स्टेशनरी पॉइंट पे सेटेलाइट को अगर रखना चाहते हैं तो वहां पे हम लेग्रेंज पॉइंट पे उसको प्लेस करते हैं। और यूजली स्पेस में या फिर सन को स्टडी करने के लिए हम लोग लेग्रेंज पॉइंट का यूज करते हैं। तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी रखी जाती है जहाँ से वो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बैलेंस हो जाए बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जैसा कि सर सन और मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बैलेंस कर देगा, तो उससे वो सैटेलाइट मूव नहीं करेगा, वो एक जगह स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट अलग है, आदित्य L1 उसका एक एग्जाम्पल है। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जैसे नाविक है इंडिया का नेविगेशनल सैटेलाइट ना, वैसे और अब तक मतलब कौन कौन से जो कंट्रीज हैं जिन्होंने बनाया है इस तरह का? जैसे यूएसए चाइना है, भी है। रशिया है, चाइना, जापान, आई थिंक यूरोपियन यूनियन भी है।
हाँ मतलब चाइना उनके नाम इसमें से नाम नाम भी बताओ। चाइना का बीडू है, यूरोप का गोलनेस है करके शायद ना, ये यूएस का बताइए हमको। ग्लोनास। ग्लोनास रशिया का है और यूरोप का गैलीलियो है। अच्छा, जापान का भी है ना कोई अलग सा, कोई है नाम पता नहीं क्या है उसका। जेनिथ वगैरह ऐसा क्वाजी कुछ है जैनी, शायद। क्वाजी जैनी। ठीक है। ओके। ओनली सिर्फ जापान और इंडिया का ही रीजनल मतलब कवरेज है, बाकी जितने कंट्रीज के हैं ना सब में ग्लोबल कवरेज है। मतलब अपना ही IRNSS है, उनका GNSS है। जापान और हाँ, इंडिया का रीजनल है, ऐसा बोल रहा अपने वाले ग्लोबल करने का काम चल रहा है, फिर कुछ ऐसा नहीं थिंक सोच रहे हैं हम लोग। अभी सोचने वाला तो कुछ आया नहीं है, बट आएगा तो पहले ही पता ही लग जाएगा। अ, ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है किसी का इस टॉपिक पे? हूँ। ये कितने हाइट पे या मतलब कहाँ पे प्लेस है सैटेलाइट? और लॉर्ड्स मीडियम ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट। हाँ करेक्ट है, 36,000 किलोमीटर के आसपास वो रहेगा। 36,000 तो हाई अर्थ ऑर्बिट हो गया ना। एक्चुअली मैंने चेक किया था, उसमें 36,000 ही दिया था वो तो हाई हो गया ना फिर। किलो। हाँ फिर हाई ऑर्बिट ही होगा। मैं श्योर हूँ 36,000 किलोमीटर के लिए। अच्छा। ठीक गूगल है, कर लो। तो कम लग रहा है ये फिर। ठीक है, कोई गूगल कर लेना इसको, ये वाले पॉइंट को। अभी आगे चलते हैं। सो नाविक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, गगन हमने डिस्कस कर लिया, एंड और तो कुछ बच नहीं रहा है। गगन में एक पॉइंट था नेक्स्ट। कि गगन का एक ऑब्जेक्टिव भी है कि जो आइनोस्फेयर है ना, तो उसका भी स्टडी करेंगे वो लोग। मतलब अ, जो भी आयंस वगैरह है ना, उसके लिए क्या क्या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, उसके लिए स्टडी होगा वो। गगन का वो भी मिशन है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, कोई ये भी बता दो, व्हाट इज फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी? फेस के थ्रू एक आइडेंटिटी, मतलब एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हम कैच कर सकते हैं। नियर अबाउट आई थिंक 80 डिस्टिंग्विशेबल फीचर है उसमें, हर एक के फेस में होते हैं। तो उसको ट्राई मतलब कैच करके हम एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर एआई सिस्टम यूज कर देंगे हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस। हाँ कर सकते हैं, यस। राइट, कर सकते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू। ट्रू है। तो ट्रू है, एमएचए ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है कि हमारे जो पुलिस वगैरह है वो यूज कर सकते हैं इस टाइप के सिस्टम। कई एयरपोर्ट पे इनफैक्ट डिप्लॉय करती हैं ऐसे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है। अ, एक क्वेश्चन है, UIDAI use face recognition method to identify Aadhaar number holders। नो सर। फॉल्स है। ये फॉल्स है, वो बायोमेट्रिक डेटा है, नॉट फेशियल रिकॉग्निशन। हाँ करेक्ट। तो उसके अंदर, उस डेटा के अंदर दे यूज ओनली टू टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक इरिस एंड हैंड पैरामीटर। हैंड। मतलब ये ट्रू और फॉल्स बताना कि सिर्फ दो टाइप का ही बायोमेट्रिक डेटा रखते हैं, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स। अच्छा, तो फॉल्स कैसे है?
दो टाइप के डेटा है ना, फिंगरप्रिंट है एंड आइरिस स्कैन है। तो बायोमेट्रिक में तो वही दो डेटा है, इसके अलावा कोई सो और सर डेटा नहीं है ना। सर UIDI बायोमेट्रिक में ये सब नहीं आएगा क्या? सिग्नेचर, आई स्कैनर, फेस रिकॉग्निशन, नहीं, ये सब भी तो बायोमेट्रिक में ही है ना? सिग्नेचर बायोमेट्रिक में नहीं है ना। सिग्नेचर नहीं आते ना। अच्छा, ओके। मतलब यूआईडीए के केस में नहीं आते। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो फिजिकल उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी यूआईडीए के अंदर बायोमेट्रिक के नाम पे सिर्फ फिंगरप्रिंट है एंड आइरिस स्कैन है, ठीक है। सर UDI मतलब किस मिनिस्ट्री के थ्रू आती है? होम ऑफिस है क्या? मेटी है ना वो तो। अच्छा मिट्टी है। लीगल बॉडी है ये। लीगल बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट से बना है। ठीक है, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है क्या इस पे? क्वेश्चन तो नहीं, बट उसका सही बोल देते वो, वही है वो 35,786 है। हायर तो राइट, ठीक है। तो वो सर एक चीज़ क्वेश्चन था, वो पूछना भूल गया मैं। आर्यभट्टा is the first satellite in 1975 built and launched by ISRO. फॉल्स। फॉल्स है। हाँ, हाँ मतलब बनाया करेक्ट हमने था, लेकिन लॉन्च इसको रशिया से करवाया था। करेक्ट। रसिया से हुआ था। इंडिया से। हाँ, पहला इंडिया ने लॉन्च कौन सा किया था? रोहिणी। रोहिणी। करेक्ट, रोहिणी was the first satellite launched by India. So Rohini was a remote sensing satellite. True or false? ट्रू। ट्रू है क्या? एक्चुअली रोहिणी जो था, आई थिंक एक शायद कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, मतलब एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, नॉट अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, मतलब व्हाट उससे इज ज्यादा कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, वो मोस्टली एक्सपेरिमेंटल पर्पस ही थे उसके। या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी, मतलब कोई कंपनी एस्टैब्लिश्ड बाय इसरो, which would basically न्यू स्पेस do इंडिया एंड इन स्पेस में सर डिफरेंस है ना? अभी हाँ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और हाँ, अभी न्यू एंट्रिक्स। स्पेस किसी इंडिया न्यू स्पेस इंडिया ना इसरो से पूरा अलग है। और जो इन स्पेस है वो इसरो के थ्रू अभी लास्ट ईयर ही आया था, जिसका टारगेट ये था कि प्राइवेट कंपनियों को भी मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग में काफी सारे वर्क में हेल्प लेना। हाँ मतलब उस प्राइवेट कंपनी से डीलिंग वगैरह करके मास प्रोड्यूस करना, उसके लिए श्योर मैन्युफैक्चर श्योर करना। तो न्यू और स्पेस जो इंडिया के अंदर हम लोग पीएसएलवीज और ये एसएसएलवी है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो लोग उनसे बनवाएंगे। तो दैट इसरो का जो मेजर वर्क है वो रिसर्च रहना चाहिए, नॉट दीज रूटीन वर्क। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर को हेल्प मिलेगा इन बिकमिंग, इन बेसिकली टेक्नोलॉजी कैस्केडिंग, ठीक है। मतलब उसका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा एंड स्पिल ओवर इफेक्ट होगा बाकी टेक्नोलॉजीज सेक्टर के अंदर भी। और उसमें एक एंट्रिक्स करके एक इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जो फॉरेन कस्टमर से मतलब डील करेगी श्योर ऐसे। सर। एंट्रिक्स। ये नहीं था क्या शायद कि एंट्रिक्स जो पहले काम कर रही थी उसको मतलब काइंड ऑफ रिप्लेस करके इन्होंने एक और नया ये वाला बना दिया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? नहीं नहीं, इज दैट न्यू सो? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का काम ये है कि वो जो ये लॉन्च व्हीकल चाहिए, पीएसएलवी एसएसएलवी जो इसरो को चाहिए होते सैटेलाइट लॉन्च के लिए, वो अब इसरो नहीं बनाएगा। वो सब टेक्नोलॉजी इसरो जो है आगे प्राइवेट कंपनीज को दे देगा एनएसआईएल के थ्रू, एंड एनएसआईएल फिर वो पीएसएलवी बनवा के देगा इसरो को। तो एनएसआईएल का काम इतना ही है। अंतरिक्ष का काम ये है कि वो जो सैटेलाइट्स है जो फॉरेन कंट्रीज को या कंपनीज को लॉन्च करवानी होती है,
तो वो उनके ऑर्डर्स लेके आता है और इसरो के पास रखता है, एंड इसरो अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो फिर अप्रूवल देता है कि हम लॉन्च करेंगे कि नहीं लॉन्च करेंगे। तो अंतरिक्ष अभी भी वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से, बट ये वाला जो सिस्टम है NSIL का, वो इससे डिफरेंट है, क्योंकि वो सिर्फ जो लॉन्च व्हीकल है उनके पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ठीक है। श्योर सर। ओके। एक और है ना इसमें इंडी, मतलब 2 बॉडी है ना, मतलब 2 नई क्रिएट की है ना। हाँ, NS एंड स्पेस करके है, तो वो इन स्पेस थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में है कि वो एक रेगुलेटर बॉडी होगा, मतलब इट्स नॉट अ कंपनी। इन स्पेस करके, इन स्पेस का काम ये है कि वो एक रेगुलेटर की तरह काम करेगा, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो साथ में आएंगे, और जो हर्डल्स हैं स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, उसको दूर करने में काम करेंगे। साथ ही साथ वो इस पे भी ध्यान रखेंगे कि कैसे इसरो के जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए। जैसे इसरो का लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा में, तो वहां से प्राइवेट कंपनीज भी अपने लॉन्च व्हीकल के थ्रू कुछ लॉन्च करा सकते हैं। तो इन चीजों पे ध्यान रखेंगे इन स्पेस में। इसरो कैसे इस्टेब्लिश हुआ है, मतलब क्या है ऐसे, कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कैसे है, मैंने किसी को सर पता है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ मतलब स्पेस के थ्रू ये दोनों को मतलब सेपरेट बॉडी है ना दोनों। मतलब पीएमओ में आता है ना, कुछ ऐसा है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, और वो ऐसा किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता, PMO के अंडर ही है। श्योर सर। और हाँ, इनको स्पार एक अपनी कमेटी थी ना, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसमें डॉक्टर साराभाई हेड कर रहे थे उसको। तो श्योर सर, उन उसी का वो नाम उसी का नाम चेंज करके ना इसरो कर दिया था ना 1969 में। राइट, तो सच कोई आई डोंट थिंक कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। हाँ, आई मीन मुझे आइडिया नहीं है। तो ये आई थिंक कोई सच कोई वो नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में आई थिंक इससे ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, जियो स्पेशियल डेटा। इस पे कोई क्वेश्चन है क्या? एक बार वेक्टर डाटा और रेस्टर डाटा क्या होता है ये बता दो कोई। वेक्टर जैसे ना, सिंपली हम कभी ग्राफिक्स वगैरह अगर आपने किए होंगे तो वहाँ पे आपने ये दो टर्म जरूर देखे होंगे, वेक्टर ग्राफिक्स और रेस्टर ग्राफिक्स। तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में हम लोग पिक्सल नहीं होता, एक फॉर्मूला बेस्ड इमेज रहती है। लेट्स से मैंने एक लोगो बनाया है, ठीक है, जियो स्पेशियल डेटा, मतलब लेट्स से ये हमारे चैनल का ही लोगो ले लो, स्टडी यूपीएससी करके जो लोगो है उसका। तो वो एक, अगर रेस्टर इमेज है, तो अगर आप उसको मैग्नीफाई करोगे तो वो फटने लग जाएगा, मतलब एक लिमिट तक ही आपको प्रॉपरली दिखेगा। उससे ज्यादा आप उसको जूम इन करने की कोशिश करोगे तो उसके पिक्सल फटने लगेंगे। तो रेस्टर जो है वो एक स्टेप वाइज पिक्सेलेटेड मॉडल रहता है किसी भी इमेज का। तो इसमें मोस्टली जो स्कैन्ड इमेजेस होती है मैप्स की, तो वो सब रेस्टर इमेजेस कहलाती है। वही वेक्टर डेटा जो ऐसा इमेजेस रहेगा या ऐसा ग्राफिक रहेगा, तो उसको आप कितना भी मैग्नीफाई कर लो वो कभी भी पिक्सेलेटेड फॉर्म में नहीं होगा, मतलब वो कभी भी फटता हुआ नहीं दिखेगा। वो अपनी जो कोहेरेंसी है उसे हमेशा मेंटेन करेगा। जैसे कि हम कभी कोई आपने मैप खोला हो, तो उसमें आप देखना बाउंड्री वॉल्स किसी भी स्टेट की या किसी कंट्री की, उनको आप कितना भी एम्पलीफाई कर लो, वो कभी नहीं फटती, वो वैसी की वैसी दिखती है बाउंड्री। तो वो मोस्टली वेक्टर वेक्टर डेटा होता है। ठीक है। एक आई और होप। इसका ना एक और इसका है जो वेक्टर डाटा, जैसे हम हमारे जो मैप्स देखते हैं तो हम किसी किसी में ऐसे प्रेजेंट किया होता है ना, जैसे कि ट्रायंगल बनाकर, हैश बनाकर, डॉट बनाकर, ऐसे प्रेजेंट किया होता है जो डाटा, तो वो भी वो वेक्टर डाटा होता है। और रेस्टर डाटा जैसे कि जहाँ पे ज्यादा हॉट है तो वो रेड दिखाएंगे, थोड़ा मतलब कूल है तो वहां पे ग्रीन दिखाएंगे। तो जो कलर वाला बेसिकली होता है वो रेस्टर डाटा में भी आता है।
और ये चीज दिमाग में रखना, वेक्टर डेटा स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब वही चीज है कि कितना भी उसको एम्पलीफाई कर लो। जैसे ये इमेज देख रहे हो, मशरूमिंग स्टार्टअप कम्युनिटी, एक पॉइंट के बाद अब ये पिक्सेलेटेड दिख रही है आपको, मतलब ये पिक्सल सर इसके क्या फट रहे हैं ऐसा। और ये जो नीला लाइन दिख रहा है ना, नीला लाइन, दिस इज वेक्टर डेटा, मतलब ये फट नहीं रहा है, बट ये ऊपर इमेज देख रहे हो ये फट रही है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली, दिस इज सर रेस्टेड एंड दिस इज वेक्टर। ठीक है, हाँ बोलो। सर वेक्टर डेटा में क्या सर, जो एपर्चर रडार होता है क्या सर, उस वेक्टर डेटा का यूज होता है सर? एपर्चर रेडार, हाँ, निसार है ना जो हाँ नासा इसरो हाँ सिंथेटिक एपर्चर रडार। हाँ, आई एम नॉट श्योर यार, इतना मेरे को टेक्निकल उसमें आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, और कोई चलिए। क्वेश्चन है क्या किसी का? सो इसके अंदर इन एप्लीकेशंस के अंदर एक जियो स्पेशल डेटा के लिए एक एप्लीकेशन बनाएंगे, सारथी। तो कोई उसके बारे में बता सकता है, व्हाट इज दिस सारथी? तो ये कुछ नहीं है, एक वेब बेस्ड जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसके अंदर हम वही सारा जियो स्पेशल जो डेटा विजुअलाइजेशन है या उसका जो एनालिसिस है, वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अ, और इसमें ऐसे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर, तो ये पता होना चाहिए ये टर्म क्या है, सारथी। सारथी कई इनिशिएटिव्स आपने और भी देखे होंगे, वहाँ पे ये यूज़ होता रहा है। तो कंफ्यूज नहीं करना कि अगर स्पेस टेक की बात आ रही तो सारथी का पता होना चाहिए। जियो स्पेशल मैपिंग से रिलेटेड या जियो स्पेशल डेटा से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसी तरह जियो स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन पोर्टल भी सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया। एंड इसके अलावा एक और जियो स्पेशल डेटा से रिलेटेड वेब बेस्ड टूल है विच इज मानचित्रन, एंटरप्राइज जियो पोर्टल ऑफ नेशनल एटलस एंड थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, एनटीएमओ। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कल्चरल मैप ऑफ इंडिया भी है, क्लाइमेटिक मैप भी है, इकोनॉमिक मैप भी है। तो ये सब चीजें इन्होंने इंक्लूड करी है। ठीक है, तो मानचित्रण जो है काफी होलिस्टिक है, क्योंकि यूजली हम लोग जियो स्पेशल डेटा की बात करते हैं तो सिर्फ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, बट यहाँ पे कल्चरल मैप वगैरह भी इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? नो सर, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कोई ये बता सकते हैं सर्वे ऑफ इंडिया कौन से डिपार्टमेंट के अंडर, सॉरी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सर्वे ऑफ इंडिया? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई और गैस किसी का? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ अर्थ हेरिटेज। साइंसेस। हाँ, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर है। ठीक है, सबसे पुराना है ना शायद ये सर्वे ऑफ इंडिया वाला, क्योंकि ऐसा हाँ बोलते हैं ना। हाँ ये इनफैक्ट वाइसरॉय के टाइम का है ना? कौन सा वॉइस है? किसी तो वाइसरॉय के टाइम का है ना? डलहौसी के टाइम का ऐसा है, नहीं रेलवे के लिए डलहौजी, एक्सप्लोरेशन। डलहौजी के 1881 में पहला फॉर्मल सेंसस हुआ था, एंड आई थिंक नहीं में नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया का काम सेंसस थोड़ी है, वो तो मैपिंग करना है ना सर्वे ऑफ इंडिया का काम तो। हाँ सॉरी सॉरी सर, सर्वे ऑफ इंडिया का आई थिंक ये उसी टाइम वो में मैपिंग 56 एक्चुअली, हाँ। हाँ हाँ, डलहौसी के टाइम पे ही हुआ था एक्चुअली। ये जो रेलवे के लिए और ये कोल वोल का एक्सप्लोरेशन करने के लिए ना, इन्होंने मैपिंग का कुछ स्टार्ट किया था। 1850 के टाइम का क्या? 8081 है वो। हाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना? नहीं, नहीं नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे बात। सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में एस्टैब्लिश हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। अभी चेक किया मैंने। काफी पहले किया था। तभी पुराना ठीक है है, ये ना। तभी पुराना है। राइट, कोई और कोई क्वेश्चन पूछेगा इस पे?
अच्छा, ये मैंने अभी बुक से देखा, लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ, आई थिंक वो सेंसस वाला काम शायद उन्हीं का ही था। हाँ उन्हीं का था सर, 80-81 में। हाँ वही लग रहा है। पहले 87 में 1872 में छोटा मोटे लेवल पे किया था ना उन्होंने, 81 में फिर हाँ एक्सपेंड हाँ कर दिया पैन इंडिया लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। correct। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं तो नेक्स्ट पे चले। ओके सर। तो नेक्स्ट है साथी। तो ये बता दो क्या है व्हाट इज साथी। ये अलग साथी है क्या जो हमने अभी देखा उससे? अच्छा। तो सारथी था। वो सारथी था, ये साथी है। एक यहाँ पे मतलब एनालिटिकल हाई एंड एनालिटिकल टेस्टिंग के लिए एक मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि हम फॉरेन सोर्सेस पे डिपेंड ना रह सके। जैसे 3 सेंटर्स है, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली और बीच वाराणसी। जैसे 5 बनाने हैं, मतलब 5 साथी सेंटर्स हाँ इसको एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years। हाँ, मतलब एक कॉमन सर्विस एरिया बना देंगे जहाँ पे हाई एंड टेस्टिंग हम लोग कर सके। तो ऐसे 5 सेंटर हर एवरी ईयर बनाने हैं। ठीक है, अभी सिर्फ केवल 3 बने हैं। तो ये साथी है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। नेक्स्ट IPv6, ये कल हमने डिस्कस किया था कोई। सर एक साथी करके एक अलग से है, यहाँ पे ASATHI है ना, एक SAATHI साथी करके एक है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया था। तो उसका लॉन्ग टर्म था कि सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। मतलब छोटे छोटे क्लस्टर्स, और क्लस्टर्स में जो इंडस्ट्रीज होगी ना, उनके लिए जो भी पावर और जो भी मतलब होगा ना, वो प्रोवाइड किया जाएगा उनको। और एक साथ करके था ACTH, एक प्रोग्राम नीति आयोग का प्रोग्राम था, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें मतलब ऐसा था कि कौन से भी 3 स्टेट को रोल मॉडल बनाना है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। तो ऐसा ये प्रोग्राम था नीति आयोग का साथ। और ये साथी था मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड टेक्सटाइल का, और ये साथी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वो सारथी था पहले हमने देखा वो। ओके। हाँ, मतलब ये काफी सिमिलर से नेम है तो कंफ्यूज नहीं होना। ये डिफरेंस याद रखना जो अभी स्वप्न ने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट IPv6 कल हम लोगों ने डिस्कस किया भी था ये। तो कोई ब्रीफली डिस्प्ले ये एक्सप्लेन कर सकता है क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? क्या सर, कौन सा? इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 का। आई थिंक इसमें IP एड्रेस होते हैं। हाँ, गो ऑन गो ऑन। हाँ, इट्स ओके, यू कैरी ऑन। इसमें IP एड्रेस होते हैं, मतलब एक डिवाइस के लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया जाएगा। तो पहले IPv4 थे, उसमें नॉर्मल 32 बिट का था। फिर बाद में IPv6 अभी उसमें शिफ्ट करने का सोच रहे हैं ऐसा। 128 बीट का है वो। किसी को कोई मतलब पूरा आइडिया होगा तो बता दीजिए। तो बेसिकली IP एड्रेस क्या होता है? जैसे हमारा वेबसाइट है google.com। ठीक है, तो ये google.com तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका नाम google.com रखा हुआ है। अगर उसका बैकग्राउंड देखोगे तो उसके पीछे एक एड्रेस है। जैसे कल भी हमने एक डिस्कस किया था कि अगर एक नंबर है अगर आप वाईफाई यूज करो 192.168.0.1, अगर ये आप अपना गूगल क्रोम पे टाइप करोगे तो आपको अपना जो जहाँ से भी इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है आपको वो वाला वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर के फॉर्म में ये चीज़ों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है और इसी को हम लोग IP एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, हर वेबसाइट का यूनिक एक एड्रेस होता है IP एड्रेस। बट इनके आगे ना एक
नॉर्मल इंग्लिश नेम दिया जाता है उसको बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। तो लेट्स से गूगल एक डोमेन नेम है, ठीक है। या लेट्स से जीएसटी की वेबसाइट खोलो तो gst.com है, तो वो एक डोमेन नेम है, बट उसका बैकग्राउंड में एक आईपी एड्रेस लिंक्ड होता है जिसको आप एक्सेस करके वो वेबसाइट एक्सेस करते हो, ठीक है। सो IPv4 में क्या थे, एड्रेसेस जो थे वो 2⁵5 थे, मतलब इस लेंथ तक के जो एड्रेसेस थे आप इंक्लूड कर पा रहे थे। तो 2⁵5 जो होता है वो 32 बिट होता है। लेकिन अब वेबसाइट इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, डिवाइसेस इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि IPv4 के जितने भी एड्रेसेस थे ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो अब उस एग्जॉशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग IPv6 पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वी हैव 2⁵, आई थिंक 8 हो गया ना ये, या 36, 24, हाँ 2⁵7 हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा ब्रॉडर एड्रेस मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 4.3 बिलियन एड्रेसेस थे, यहाँ पे हमारे पास 440 अनडेसिलियन एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो एड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो अभी जो नंबर मैं आपको बताया था वो ये देख लो, इतना इतना नंबर बन रहा था, बट यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो इस स्केल पे बनेगा। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स भी इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, मतलब अभी तक केवल नंबर्स इस्तेमाल हो रहे थे, बट IPv6 के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉडली क्राइटेरिया है। और एक NGO है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ICANN करके, ठीक है। वो ये IP एड्रेसेस असाइन करता है, ठीक है। मतलब आपको तो अल्टीमेटली अगर आप इंटरनेट ले रहे हो तो आपको ICANN से नहीं मिलेगा, आपको तो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से वो IP एड्रेस मिलेगा। बट ओवरऑल ग्लोबली ये ICANN ही है, ISPs वगैरह को वो इंटरनेट या IPs जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ये चीज़ है IPv6 के बारे में। नेक्स्ट इन फ्लाइट वाईफाई, तो इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, आगे चलते हैं। इस पे तो मतलब ये इजी भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पेगासस स्पाईवेयर। तो इस पे बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है किसी का? What is zero-day exploit or zero-day attacks? So zero day exploit या zero day vulnerability is a kind of vulnerability that exists from the start in any application. मतलब प्रोग्रामर को भी नहीं पता होता कि उसने वो vulnerability कहीं ना कहीं रख दी है। इट्स लाइक जैसे हम घर बनाते हैं एंड घर के अंदर हमने कोई ऐसा कोना बना दिया जहाँ पे इजीली चोर आके चोरी कर सकता है, ठीक है। तो वो हमारी गलती की वजह से वो चीज़ बनी है। तो ऐसे ही बहुत सारे जीरो डे एक्सप्लॉइट्स होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में, जिसको ये अटैकर्स हैक करके इजीली एप्लीकेशंस में पेनिट्रेट कर सकते हाँ, correct. तो ट्रोजन इससे हॉर्स क्या होता है? रिलेटेड सर ट्रोजन हॉर्स हैं। ट्रोजन हॉर्स थोड़ा सा डिफरेंट हो गया उस सेंस के, जैसे ट्रोजन हॉर्स एक एक्चुअली ग्रीक स्टोरी है कि कैसे ट्रोजन सिटी के अंदर जो ग्रीक्स होते हैं वो एक लकड़ी का घोड़ा लेकर अंदर घुस जाते हैं एंड फिर अंदर जाके अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो सिमिलर स्टोरी ट्रोजन हॉर्स में भी है कि वो एप्लीकेशन ऐसी बनाते हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे काम की एप्लीकेशन होती है, लेकिन असल में उसके अंदर कोई मैलवेयर घुसा होता है एंड फिर एक बार हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर वो हमारे कंप्यूटर को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो ट्रोजन होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन था। जैसे स्पाईवेयर जो पेगासस वाला है, मेरे पास में कोई वीडियो आता है लेट्स से, तो और मैंने उसको देख लिया उस वीडियो को, तो क्या मेरा फोन वो लोग ट्रैक कर सकते हैं? मतलब ये क्वेश्चन है या ऐसी जनरली पूछना चाह रहे हो आप? क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन है, हाँ मे भी कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में क्या था कि
एक कॉल, अगर वो सिर्फ सिंपली कॉल अगर आपके सिस्टम पे प्लेस कर देते या व्हाट्सएप पे प्लेस कर देते, तो उस कॉल से ही वो लोग एक ऐसा कोड उसके अंदर ट्रांसमिट कर रहे थे जिससे कि आपका पूरा का पूरा व्हाट्सएप उनके कंट्रोल में चला जा रहा था। ठीक है, तो उसी सेंस में इसमें भी यही चीज़ है कि अगर ऐसा कोई वल्नरेबिलिटी है उसके अंदर, तो यस हो हम्म। सकता है कि ऐसा कोई वो डाले आपके एप्लीकेशन में कोई वीडियो या ऑडियो और फिर हैक कर दे उसको। एग्जैक्टली ये ना एक छोटी सी स्टोरी है। जेफ जिनका अभी वो डाइवोर्स हुआ था अपनी वाइफ के साथ में, तो ऐसे बताते हैं कि उनका ये पैगासस के थ्रू ही पता चला था। क्या हुआ था कि उनका किसी डिप्लोमेट के साथ में कुछ वो इशू चल रहा था, तो फिर उन्होंने नंबर लिया, मतलब नंबर तो एक्सचेंज होता है, उन्होंने कुछ वीडियो भेजा, एक कुछ तो क्यूट किटन टाइप्स वाला। फिर उन्होंने जैसे ही वो वीडियो देखा तो सारा जो भी इंफॉर्मेशन था वो उनके पास में चला गया, तो ऐसा बोलते हैं। राइट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एट्यूलसेट क्वांटम सैटेलाइट। तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, तो इसमें बस इतना याद रखना कि वर्ल्ड का पहला फुली रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है। मतलब जो जनरली सैटेलाइट्स होते हैं उनको एक डेफिनेट पर्पस के साथ लॉन्च किया जाता है कि वो ऊपर जाएगा तो फिर वो या तो कम्युनिकेशन का काम करेगा या रिमोट सेंसिंग का काम करेगा। और अगर उनमें भी वो काम कर रहा है तो कोई स्पेसिफिक चीज वो कर रहा होगा। लेकिन ये एटलसेट क्वांटम सैटेलाइट जो है ये पहला वर्ल्ड का फुली रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है, कमर्शियली लॉन्च जो हुआ है। तो ये बेसिकली ऊपर जाके अपना जो वर्क है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, बेसिकली ऊपर जाके इसके सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करके हम लोग इसका जो पर्पस है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक एक नया इनोवेशन है उस सेंस में। और ये डेवलप किसने किया? तो इट हैज बीन डेवलप बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन पार्टनरशिप विद एयरबस। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट बनाती है। तो ये दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंडिगो। तो व्हाट इज इंडिगो इनिशिएटिव? सर ये कंपनी है हैदराबाद में, उसने इसको डेवलप किया है। इसका मेन टारगेट ये है कि जितनी भी कैटल है, कैटल का जीनोमिक चिप तैयार करना। और मेनली जो उनका स्पेसिफिक टेरिटरीज हैं, जैसे हाई पावर, मतलब जैसे साहिवाल हो गया, मतलब जो जो कैटल अपने यहाँ, जैसे मांडा भैंस हो गया, और जैसे साहिवाल नस्ल का भैंस हो गया, तो मतलब जो कैटल है उनका जो आइडेंटिटी है उसको स्पेशलाइज करके इसको तैयार करा गया है। और ये मतलब हैदराबाद में एक कोई कंपनी है, तो उसने इसको डेवलप करा है। और इसका मेन पर्पज यही है कि उसका जो टेरिटरीज आइडेंटिटीज है जितने भी अपने इंडिया में, तो उनको सबको अलग अलग तरीके से डिफाइन करना। तो इसमें ना ये चीज याद रखना कि ये इंडिया का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। उसने इस चीज को डेवलप किया है। तो एक इंडिजिनियस कैटल ब्रीड के लिए एक चिप बनाया गया है, ठीक है, जिनोमिक चिप, जिससे कि हम हमारे फार्मर्स हैं स्पेशली इन एनिमल हस्बेंड्री उनको हेल्प कर सकें। ठीक है, तो ये इंड चिप या इंड गाँव वाला तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यू शुड नो कि ये जो ब्रीड्स हैं, डिफरेंट ब्रीड्स हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो ओंगोले, तो ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट कांगेयम, ये तमिलनाडु में है। गिर, गिर नाम से ही जानते हैं हम लोग, गिर फॉरेस्ट है, तो ये गुजरात साइड में मिलती है। एंड सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन के टर्म्स में, तो इंडिजिनस काउस में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन ये गिर गाय ही देती है। ठीक है, नेक्स्ट कंकरेज। तो कंकरेज ना, जैसा बहुत मोटे मोटे सींग होते हैं इन गायों के। कभी रोड पे देखा होगा, अगर आप किसी हाईवे पे जा रहे होगे तो वहां पे जरूर देखा होगा कि बहुत मोटे सींग वाली गाय जा रही है, तो वो मोस्टली कंकरेज होती है। ठीक है, तो ये गुजरात और राजस्थान जो बॉर्डर है वहां पे लोकेटेड होते हैं। फिर है थार पारकर। ठीक है, थार पारकर मतलब इसको ऐसे सोच लेना कि थार को हमने पार कर लिया, और थार कहाँ है? वो राजस्थान में है। तो वो राजस्थान एरिया और पंजाब साइड में ये थोड़ी गाय जो है वो मिलती है। इसके अलावा साहिवाल है, तो साहिवाल पंजाब हरियाणा जो रीजन है वहाँ पे लोकेटेड होती है। सिमिलरली बफेलो के अंदर भी कुछ वेराइटी होते हैं, तो बता सकते हो बफेलो में कोई ऐसी वेराइटी?
सो बफेलो में मुर्रा करके एक मुर्रा। वैरायटी, हाँ, मुर्रा करके एक वैरायटी होती है जो हरियाणा में लोकेटेड होती है। तो वो एक वैरायटी है। तो याद रखना लोकेशन क्या है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज फेक बस्टर टू आइडेंटिफाई डीप फेक्स। तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज डीप फेक्स? श्योर सर। डीपफेक का मेनली कॉन्सेप्ट ये है सर कि जैसे मेनली इसका यूज मतलब गलत पर्पज से होता है। मेनली डीपफेक जैसे किसी ने कोई स्पीच किया और मतलब उसका जो फेस है उसको फेस को चेंज कर देना किसी दूसरे के फेस के थ्रू। तो ये मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है। और इसका पर्पज ये रहता है कि मेनली थोड़ा सा कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बोलूँ तो जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जैसे स्पीच दिया और उनके जगह मतलब स्पीच उन्होंने बोला लेकिन किसी और का फेस वहां लगा देना, तो इसको डीप फेक के तौर पे देखा जाता है सर। हाँ करेक्ट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज करके इसका इमेजेस पॉजिटिव को। साइड ये भी है, जैसे हम जो साउथ की हाँ, बोलो वॉइस में। जैसे हम जो साउथ की मूवीज देखते हैं जो हिंदी में डब्ड होती है, तो ये भी एक उसी का एग्जाम्पल है। डब वाला तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट क्योंकि इसकी वहाँ प्रॉब्लम्स पे, ज्यादा है ना सर। हाँ मतलब यहाँ पे हाँ मतलब एडवांटेज कह सकते हो कि वैसा कर सकते हैं इस चीज से। नहीं, बट वो इस, इसका ही एग्जाम्पल है। जो मूवीज डब्ड होती है वो इसी का ही एग्जाम्पल है। आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मैंने पढ़ा था ये। मतलब अब तक जो मूवीज डब होती आ रही है वो सारी डीप फेक्स है। नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। उसमें नीचे लिखा है ना कि स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे थोड़ी फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, हाँ जो करेक्ट, है वही मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। हाँ जो डबिंग में है, डबिंग में तो जो चीज बोली गई उसी को ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन डीप फेक्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के पर्पज से ही बनाई जाती है कि डीप फेक्स का यूज करके जैसे पॉलिटिकल लीडर्स ने कोई गलत वर्ड बोल दिया तो वो उनकी स्पीच में डाल दिया, या आजकल पोर्नोग्राफिक मूवीज में भी इसका बहुत यूज हो रहा है कि वो एक्टर्स के फेस लगा देते हैं वहां पे। तो मतलब फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना इज द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग डीप फेक्स, ठीक है। मतलब एडवांटेजेस हो सकते हैं बट उसके लिए वर्ड फिर दूसरा होगा। डीप फेक्स मोस्टली एक नेगेटिव कोनोटेशन है एआई के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो वो चीज है। नेक्स्ट चलते हैं। एक पब्लिक, एडिशनल पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है वैसे, लेकिन एक आल्ट न्यूज़ करके एक नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही है जो मतलब फैक्ट चेक करती है कोई वीडियोस और ऐसे ही डीप फेक्स होते हैं। वो सिर्फ ये जो ऑस्ट्रेलिया ने है वो यूनिक डिटेक्टर बनाया है, मतलब ऑटोमेटिक होगा, वो खुद से करते हैं अभी फ़िलहाल तो। राइट। नेक्स्ट चलते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट की इन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक शायद 2020 के पेपर में डायरेक्टली यही सवाल पूछा था, व्हाट आर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोई बता सकता है श्योर व्हाट आर सर। दी? एनीवन? ऑथेंटिकेशन करना उसका, जो भी डिजिटल एसेट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, करेक्ट। मतलब सो हाँ, जैसे बोला कि ऑथेंटिकेशन करना यूजर्स का और डिवाइसेस का इन डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। जैसे आप किसी एमएनसी में अगर आपने वर्क किया हो तो ऐसा नहीं होता कि आप गेट पे जाओगे और वॉचमैन आपको पहचान लेगा कि अरे सर आप आ गए, गेट खोल देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे आपके पास अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होगा। उस आइडेंटिटी कार्ड को आप आगे जो गेट है उसके ऊपर स्कैन करवाओगे तभी आप आगे जा सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट पास थ्रू दोज गेट्स, ठीक है। तो वो एक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी एक मशीन जो है वो रिकग्नाइज करता है एंड देन आपको अलाउ करता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आप अगर फेसबुक लॉग इन करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ आईडी पासवर्ड रहेगा जिसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो। ऐसे सिंपली यू कैन नॉट लॉग इन विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सो उसी सेंस में कुछ पब्लिक
इसमें कुछ आइडियाज रहते हैं लाइक पब्लिक की, तो विच कैन बी यूज बाय एनीवन एज इट इज ओपन डोमेन एंड सीन एज पब्लिक पीस ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइवेट की और सीक्रेट की which are used for digitally signing documents with owner authorized or also known or as only knowing entity। ठीक है, क्या आपके पास कोई प्राइवेट पासवर्ड होगा जिसके थ्रू आप उस डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हो। तो ये सारे दो जो 3-4 टर्म्स हैं यहाँ पे यूज हुए, सारे पीवाईक्यूज में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स को एक बार क्लियर कर लेना। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हमने कल पढ़ा था, ई प्रमाण एक चीज पढ़ा था, ई प्रमाण। तो वो एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू आप प्रूव करते हो कि हाँ अभी आप जिंदा हो। और मोस्टली जो पेंशनर्स होते हैं या सीनियर सिटीजन होते हैं, वो अपना पेंशन पाने के लिए और कोई रिटायरमेंट बेनिफिट पाने के लिए वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते रेगुलरली। ठीक है, तो ये था पब्लिक एंड प्राइवेट की, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे एक सैंडबॉक्स पॉलिसी भी है ना आरबीआई की, क्या है सैंडबॉक्स पॉलिसी? जो मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वो पहले ट्रायल लेगी, मतलब उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है या जो भी थ्रेड्स वगैरह है उसके लिए, फिर उसके बाद वो उसको अप्रूव करेगी। करेक्ट। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फिनटेक में है, इवन बायोटेक सेक्टर है उसके अंदर भी ये जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, सैंडबॉक्स वाला। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम लोग एक चीज को टेस्ट करते हैं बिफोर ओपनिंग इट फॉर द पब्लिक। ठीक है, तो वो सैंडबॉक्स पॉलिसी है। नेक्स्ट पे चलता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो कोई बता सकता है व्हाट आर दीज, व्हाट आर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क? वही सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज है, उनको प्रमोट उसका डेवलपमेंट और प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए वो पार्क बनाए जाएंगे। करेक्ट। तो 1991 में एस्टैब्लिश किया गया था बाय मेटी। ठीक है, ताकि हम लोग सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर सकें या और डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, तो इंडिया को एक सॉफ्टवेयर नेशन, प्रोडक्ट नेशन बनाने का आइडिया है। और ये ये जो आइडिया है ये नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 का जो पॉलिसी है उसमें भी यही सेम चीज एनविसाज किया गया था। तो अभी करेंटली STPI जो है उसमें हमने डिसाइड किया कि 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे डिफरेंट सेक्टर्स में लाइक हेल्थ केयर, IoT, स्मार्ट एग्री एक्सेट्रा। कल हमने देखा था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन एक सिटी के अंदर बनाया जाएगा। तो किसी को सिटी का नाम याद है क्या? बेंगलोर था। करेक्ट। बैंगलोर के लिए भी सॉरी, ब्लॉकचेन के लिए भी बैंगलोर था एंड IoT के लिए भी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बैंगलोर ही था। ओके, ये पता होना बैंगलोर चाहिए। की गांधीनगर से। बैंगलोर था दोनों में। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव। तो इस पे कोई डाल सकता है व्हाट वाज दिस इनिशिएटिव? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है, जो कि इंटेल, CBSE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मतलब लॉन्च किया है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी दिया है कि स्टूडेंट्स को AI ड्रिवन emphasizes preparing student for an artificial intelligence driven economy। करेक्ट। ऐसा ही एक इनिशिएटिव ना पहले इन्होंने चला था हैशटैग AI कौन फॉर सा? ऑल। ठीक है, तो वो भी कपिला भी तो सिमिलर सर लाइन। इसी से रिलेटेड है क्या? क्या चीज? कपिला भी तो सर इसी से रिलेटेड है ना? कपिला? हाँ। कपिला क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब स्टूडेंट को मतलब प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव है कपिला, कलाम के नाम से, कलाम करके कुछ। मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। आपको कोई प्रोग्राम जहाँ पे भी आपने पढ़ा है तो एक बार वो ग्रुप में डाल देना। आई थिंक शायद कलाम प्रोग्राम करके तो है, बट एक बार ग्रुप में डाल देना तो आई थिंक सब लोग देखते हैं कपिला वाला भी।
हाँ हाँ, मैंने अभी चेक किया तो कपेला वाला जो है ना वो आईपी लिटरेसी से रिलेटेड है, मतलब नॉट रिलेटेड टू एआई एग्जैक्टली, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके लिए वो कपिला है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डेल्फी। तो कोई बता सकता है व्हाट इज डेल्फी? सो डेल्फी बेसिकली एक एआई बेस्ड रोबोट है, या एआई बेस्ड सिस्टम कह सकते हैं, जो कि मॉरल जजमेंट ले सकता है। मतलब अभी तक हम एआई से मोस्टली आउटपुट निकाल रहे थे जो कि टेक्निकल थे या मैकेनिकल थे उस सेंस में, बट यहाँ पे हम लोग एआई का यूज करके उससे हम एथिकल या मॉरल डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद पता होनी चाहिए डेल्फी क्या है इस सेंस में। ठीक है, या अब एआई जो है वो ह्यूमन की तरह इमोशनल या एथिकल डिसीजन भी ले पाएगा, तो वो उसका एक एग्जांपल है डेल्फी। तो सिएटल यूएस में रिसर्चर्स ने ये चीज बनाई है। ठीक है, तो ये काम किस किस चीज में आ सकता है? अ, जितने भी हमारे वेबसाइट्स हैं लाइक ट्विटर या फेसबुक हो गया, तो यहाँ पे आप देखते हो कई बार कुछ लोग इनअप्रोप्रिएट कंटेंट डाल देते हैं, तो उसके लिए आप फिर आगे रिपोर्ट करते हो उस कंटेंट को। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो फिर मैनुअल लोग होते हैं, वो उस कंटेंट को चेक करते हैं और उन्हें कोई गलती लगती है तो वो कंटेंट को हटा देते हैं, या गलती नहीं भी लगती तो उस कंटेंट को वो जारी रखते हैं। ठीक है, लेकिन अब इतने ज़्यादा कंटेंट तेज़ी से शेयर हो रहा है कि इतना वर्कफोर्स नहीं है इन कंपनीज के पास, तो वहाँ पे ये लोग डेल्फी जैसा एआई बेस्ड सिस्टम एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्लोबल पोजिशनिंग क्लॉक्स। तो इसके बारे में कोई बता सकता है? बता दी क्या? ठीक है, तो जीपीएस क्लॉक्स बेसिकली क्या है? ये एक रियल टाइम एनालॉग क्लॉक्स हैं जो कि जिसको बोलते हैं ना कि एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे टाइम का, तो उसके लिए यूज़ की जाती है, ऑल्सो नोन एज एटॉमिक क्लॉक्स। ठीक है, तो ये काफ़ी कॉस्टली क्लॉक्स होती हैं क्योंकि इसके अंदर मटेरियल यूज होता है लाइक रुबीडियम या सीजियम। ठीक है, इनफैक्ट अभी हम जो आईआरएनएस पढ़ रहे थे ना, नाविक वाला सिस्टम, उसके अंदर भी एटॉमिक क्लॉक्स ही यूज की गई हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट एक क्लॉक खराब हो गई थी उस 7 कॉन्स्टिलेशन में से, तो इसलिए वापस लॉन्च किया गया था उन लोगों ने। ठीक है, तो यही चीज़ है कि एकदम एक्यूरेट टाइम बताती है, तो पूरे इंडिया के अक्रॉस जितनी भी ट्रेन है वो एक एक्यूरेट टाइम पे चल सके, हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एक्यूरेट टाइम पे चल सके, उसके लिए ग्लोबल पोजिशनिंग क्लॉक्स रेलवे के सिस्टम में एम्प्लॉय की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF। तो इसके बारे में कोई बता सकता है क्या? व्हाट आर दी? ये फोरम है मतलब यहाँ पे सब आके डिस्कस करेंगे वेरियस टेक्नोलॉजीज और पब्लिक पॉलिसी वगैरह। तो ये आई थिंक यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है। राइट, क- तो हाँ हाँ, यूएन का इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, और उसके अंदर जो ट्यूनिस एजेंडा था उसी से इंस्पिरेशन लेके हम लोगों ने इंडिया इंडिया का इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बनाया है। तो इंडिया के जितने भी इंटरनेट रिलेटेड स्टेक होल्डर हैं, जिस जिसमें कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, वो सब आके डिस्कस करते हैं कि क्या इश्यू है जो ये इंटरनेट के पूरे इस इकोसिस्टम को फेस करना पड़ रहा है, या कैसे इसको और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो ये चीज़ याद रखना। IIGF जो है, इट्स पार्ट ऑफ द ट्यूनिस एजेंडा ऑफ यूएन इंटरनेट गवर्नेंस बोर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID। तो ये भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया है। सो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने नया चीज़ क्या किया है कि फास्टैग तो था ही, लेकिन अब जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं वो अपने ई वे बिल के अंदर फास्टैग भी इंक्लूड कर देंगे। तो जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ
रोड एंड हाईवे हैं, नितिन गडकरी, उन्होंने ये चीज बोला था कि फास्टैग वुड एक्ट एज आधार कार्ड फॉर व्हीकल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की तरह आधार कार्ड की तरह काम करेंगे। तो उस सेंस में यही चीज होगा कि हर व्हीकल का जो नंबर डालना पड़ता है करेंटली अभी, अगर आपने कभी ई वे बिल जनरेट करोगे तो उसके अंदर अगर आपका गुड 50,000 से ऊपर है तो उसके लिए मैंडेटरीली आपको एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। यानी अगर आप 50,000 से ऊपर का सामान कहीं भेज रहे हो तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, प्लस आई थिंक डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर से ऊपर है, प्लस मोटरेबल होना चाहिए वो व्हीकल। ऐसे नहीं है हाथ गाड़ी से खींच के लेके जा रहे हो, ठीक है, नॉट लाइक स्ट्रीट हॉकर्स आप उसको धकेल के ले जा रहे हो। अगर आप कोई मोटर व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हो, डिस्टेंस है ग्रेटर देन 10 किलोमीटर, वैल्यू है ग्रेटर देन 50,000 रुपीज, तो उसके लिए मैंडेटरीली एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। और ई वे बिल क्या होता है कि ये सामान इंटर स्टेट जा रहा है या एक लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहा है, तो उसके लिए वो बिल के साथ ई वे बिल देना पड़ता है, ठीक है। तो इस ई वे बिल के साथ अब फास्टैग भी देना पड़ेगा, मतलब जिस ट्रांसपोर्ट व्हीकल से वो सामान जाएगा उसका फास्टैग भी डालना पड़ेगा, तो दैट गवर्नमेंट प्रॉपरली ट्रैक कर सकती है कि ये पूरा जो गुड था ये कितना मूव करा है, ठीक है। तो उस सेंस में आर एफ आई डी अगेन न्यूज में आ गया। और आर एफ आई डी हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या होता है, रेडियो वेव्स को यूज करके हम डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारी ये एक कार है, ठीक है, तो ये कार के ना यहाँ पे जो मिरर है उसके ऊपर वो लगा रहता है, सो ये सामने से एक रिसीव ट्रांसमीटर होता है, वो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करता है, वो इस फास्टैग से टकराता है एंड वापस रिसीव कर लेता है उसको, एंड उसके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन रीड कर लेता है कि इस फास्टैग में कितना पैसा है, ठीक है। तो इस फास्टैग के थ्रू हम ट्रैक भी कर सकते हैं कि व्हीकल कहाँ कहाँ गया है, तो इस तरीके से ई वे बिल में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? ऐड तो नहीं करना, पूछना है लाइन ऑफ साइट वाला क्या चक्कर है इसमें। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है ना, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी में हमने पहले भी देखा हुआ है कि लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई जरूरत नहीं कि हमें लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़े, तो वो चीज़ है। हाँ सही है, मतलब अंदर भी छुपा लोगे ना थोड़ा तो भी पकड़ लेगा तुरंत। मतलब ये तो वैसे बोलने की बात होती है, असल में तो वहां जाकर देखोगे ना तो इतना भी नहीं कर पा रहा होता है वो, मतलब एकदम पास लाके चिपका देता है कई बार, तो तब भी रीड नहीं कर पा रहा। नहीं सर, मैंने ना छुपाया हुआ था उधर, तो अंदर से ही हो गया, पता नहीं कैसे हो गया बट हो गया था यार। हाँ, मतलब शीशे के तो अंदर ही रहता है ना वो चीज, अपने अंदर की साइड होता तो वो रीड ही कर रहा है, तो हाँ सही है, लाइन ऑफ साइट की ऐसे जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी, तो कोई बता सकता है व्हाट इज दिस? ठीक है, सो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑफ मैप्स एंड ब्रेल मैप्स, ठीक है, विच कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिजिटल प्रिंटिंग से जो अभी करंटली ब्रेल कैसे प्रिंट हो रहा था कि वो प्रिंटिंग प्लेट्स लगाते थे, माउंट्स लगाते, सॉल्वेंट्स लगाते थे, तो अब उन सब कोई चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एम्बॉस कर देंगे, ठीक है। तो इससे जो ब्लाइंड पीपल है उनको हेल्प हो जाएगा, वो इजीली रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डिज़ाइन किसने किया? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, NATMO। अभी ऊपर भी हमने NATMO पढ़ा था किसी चीज़ के लिए, किसी को याद है किस चीज़ के लिए पढ़ा था? तो अभी हमने हाँ, जियो, वो मैपिंग के लिए ना। हाँ, जियो स्पेशियल डेटा के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था ना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक मैपिंग टूल बनाया कॉल मानचित्रण, ठीक है, मानचित्रण एंटरप्राइज जियो पोर्टल, ठीक है। तो ये इन लोगों ने बनाया था, तो ये याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है ये वाला इंडेक्स? सो इट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंडिया जो है उसमें 10th रैंक है इंडिया का, एंड इट इज अहेड ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है।
एंड रैंकिंग 5 पिलर्स पे दी जाती है, लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर, कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर एंड कोऑपरेशन। ठीक है, और एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया का 4th स्पॉट है, यूएस इज द फर्स्ट एंड फॉलोड बाय यूके। ठीक है, तो ये चीज याद रखते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का एक पोजीशन थोड़ा ठीक है, मतलब 10th पोजीशन ठीक है उस हिसाब से। ऑलराइट, सो आई थिंक वी आर डन विद दिस पार्ट आईटी वाला। और स्पेस टेक का आई थिंक कल से ही शुरू करते हैं, आज तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। ठीक है देन गाइस, आज के लिए स्टॉप करते हैं ना।